कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है कि जो है हरियाणा ग्रुप डी जिसका फॉर्म अभी-अभी फिलअप हुआ है और उसके जितने भी मेरे दोस्त हैं जो फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं हरियाणा ग्रुप डी के तैयारी के लिए अगर आप बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं तो फ्री में जो है क्लासेज आपको यहाँ पे डेली कराया जा रहा है जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट जिसमें आपको आपके एग्जाम हॉल में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका जो है हरियाणा जीके हो गया और आपका जो है जीके हो गया या करंट अफेयर आप देख लो। ये जितने भी सब्जेक्ट है रीजनिंग ये सारे के सारे साइंस हो गया, इन सारे के सारे मैंने क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा हुआ है इसी क्लास में। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करना है जो 2026 में 100% है कि आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो हरियाणा ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल ही घबराए नहीं क्योंकि हमने बिल्कुल फ्री में जो है यूट्यूब पे हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर दी है और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल डेली क्लास कीजिए। आप लोग डेली क्लास करो सुबह शाम 2 टाइम आपके क्लासेस चल रहे हैं आपको पता है। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जो इस क्लास को उनसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डेली क्लास करना है तो कहीं ना कहीं क्लास को आप लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है? और एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दो, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि उनके पास भी ये क्लासेज पहुंच सके, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द उन्नति का सही विलोम शब्द है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द उन्नति का सही विलोम शब्द है? ये हिंदी का प्रश्न है और मैंने जैसे कहा है कि आपका जैसे पेपर आता है अगर आप डेली क्लास करते हो तो एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट के हर एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है एग्जाम हॉल में। निम्नलिखित विकल्पों में से उन्नति का अगर आप लोगों से पूछा जाए विलोम शब्द तो अवनति जो है आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है तो इसलिए ये बहुत खास है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा जो है कारक प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी मेरे दोस्त हैं, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अपादान कारक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए पेड़ से अगर बच्चा गिर रहा है तो पेड़ अलग हो रहा है बच्चा अलग हो रहा है तो जब भी अलग का स्थिति हो तो उसमें अपादान कारक लगता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कि जो है लंबोदर, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे समास विग्रह करेंगे हम लोग लंबोदर में तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, यही तो होगा इसका समास विग्रह। इसमें कह रहा है कौन सा समास है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रश्न है और ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो कहीं ना कहीं आपका जवाब आना चाहिए कि जो है लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका अर्थात गणेश जी, इसका जो है सही समास कौन सा होगा? ये कौन सा समास का है उदाहरण? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं
बहुब्रीहि समास उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी भगवान के नाम आते हैं आपको सीधा सीधी याद रखना है कि ये होते हैं बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिएगा उज्जवल का पूछ रहा है, तो उज्जवल अगर आप देखोगे तो डबल ज होना चाहिए आधा वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी उज्जवल, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी बता रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। बात किया जाए 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जो सब कुछ जानता है उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो आपका दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। साइंस के प्रश्न हैं, आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और इसका उपयोग जो है एंटासिड एसिडिटी दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसके कारण यह हवा में सबसे कम प्रकीर्णित होता है और दूर से भी साफ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। बताएंगे सभी लोग कि जो है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसके कारण यह हवा में सबसे कम प्रकीर्णित होता है और दूर से भी साफ दिखता है। तो जिन्होंने बताया है कि जो है लाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है रसोई गैस में रिसाव या लीकेज का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, क्योंकि मूल एलपीजी गैस गंधहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लगता है आपको, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। रसोई गैस में रिसाव या लीकेज का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, क्योंकि मूल एलपीजी गैस गंधहीन होता है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है इथाइल मरकैप्टन बिल्कुल राइट उत्तर है। इथाइल मरकैप्टन जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को रखा है चुना है बिल्कुल उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन उत्तक करता है। क्वेश्चन नंबर 9 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग
कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर बताएंगे कि पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक कराता है। तो 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है फ्लोएम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कर आपका अगला प्रश्न कि जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर किस प्रकार के लेंस के चश्मे का जो है सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बहुत बेहतरीन। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अवतल लेंस के चश्मे का जो है सलाह दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद 21A ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है अनुच्छेद 21A उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर आने चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12वें के राइट उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भारत के किस प्राचीन वेद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भारत के किस प्राचीन वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ये डेली सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस कराया जा रहा है, साथ में टेस्ट भी कराया जा रहा है, प्रेस्टिक सेट भी कराया जा रहा है। तो ये सारे के सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं झींगा मछली और प्याज उत्पादन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गोदावरी नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिजली के हीटर और गीजर में प्रयुक्त होने वाला जो है हीटिंग एलिमेंट किस मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नाइक्रोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से थोड़ा विचलित या मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड N2O बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे, सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे शुक्र, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए सूर्योदय में आप देखोगे तो सूर्य हो जाएगा, प्लस ओ बनाना है तो उदय उदय, सूर्य प्लस उदय। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, हाथ मलना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हाथ मलना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कह रहे हैं हाथ मलना अर्थात पछताना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, आजन्म यानी कि जन्म भर शब्द में कौन सा जो है समास प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। कह रहा है आजन्म शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो जिन्होंने बताया है अव्ययी भाव समास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कमल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कमल शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कमल का पर्यायवाची, कमल तो जलद नहीं होता है, बिल्कुल जलज। कमल को क्या बोला जाता है? जलज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कर आपका कि जो है प्रतिशत, मैथ का प्रश्न आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसलिए हम ऑल सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है जी। 35% अंकों की आवश्यकता है। यदि एक छात्र को 165 अंक मिलता है और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अब देखिएगा, प्रश्न हमें क्लियर कर दिया है कि अगर हमें पास होना है परीक्षा में तो 35% अंक लाने होंगे। पर एक व्यक्ति पेपर दिया है, उसके नंबर है 160, तो 160 है तो वह क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण। 15 अंकों से फेल हो गया है। मतलब अगर उसे हम 15 अंक दे दिए होते, 15 अंक उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता। अब पास होता तो कितना परसेंट आ जाता? तो 35%, अर्थात ये हो जाएगा 175। 60 और 15 75, 35 के पहाड़े में 1% का वैल्यू कितना आ रहा है? 5। तो इसने कहा है कि अधिकतम मार्क्स, तो कितना टोटल परसेंटेज का पेपर हुआ है? 100% का। तो 500 नंबरों का जो है ये पेपर था। मुझे लगता है कि आपको किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसने कहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, ये जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अनुपात बनाएंगे तो सीपी का वैल्यू हो जाएगा 12 और एसपी का वैल्यू हो जाएगा 15। अर्थात अगर आप समझोगे कि 12 रुपये का कोई वस्तु खरीदेंगे और 15 में बेच देंगे तो हमें लाभ कितना का होगा? 3 का। कितने पे? 12 पे। गुणे हमें 100 करना होगा। 3 के पहाड़े में 3 चौके 12, 4 के पहाड़े में 25 चौका 100। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज का दर क्या है। अब समझिएगा, अगर मतलब 1 रुपया किसी को आप दे रहे हो तो ये 8 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है, मतलब 2 गुना हो जाएगा। कितना समय में? 8 वर्ष में। मतलब 1 रुपया आपका है, ये 2 रुपया बन रहा है, मतलब 1 रुपया आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 1 रुपया आपका, 1 रुपया ब्याज मिलके तभी तो 2 गुना होगा ना। तो हमारे पास मैंने देखा कि ब्याज 1 रुपया था तो ब्याज बराबर
मूलधन हमने 1 रुपया ही दिया था, 1 रुपया 2 रुपया बन रहा था, तो मूलधन गुणे समय कितना है 8 गुणे दर कितना है हमें पता नहीं है, बट्टा में 100। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा कर लो तो 100 और ये 8 आर हो जाएगा, तो आर इधर आ जाएगा, आर का वैल्यू निकालेंगे तो 100/8, 12×8 = 96, 12.5 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाओगे कि कोई ए है जो किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, वहीं पे एक बी व्यक्ति है जो कि 15 दिनों में कर रहा है। तो टोटल हम वर्क निकालेंगे कि टोटल काम कितना है यहाँ पे, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 30। 10 के पहाड़े में 30 3 मर्त में, 15 के पहाड़े में ये 2 मर्त में, तो अर्थात 3 और 2 कितने होते हैं 5। ए और बी मिलकर एक दिनों में 5 काम करेंगे। टोटल काम हमें कराना है 30, 30 में 5 से भाग देंगे, 5×6 = 30। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न औसत से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन कितना है ये हमें बताना है, बताइएगा। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो सबसे पहले आप समझोगे कि कक्षा में 40 छात्र हैं और औसत है 45, तो टोटल हम इनका योग निकाल देंगे। ये हो जाएगा 0, 4×5 = 20 के 0, 4×4 = 16, 2 18, 1800 किलो के सभी छात्र हैं। करा एक शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो 1 किग्रा बढ़ जाता है औसत, तो शिक्षक आएंगे तो 41 लोग हो जाएंगे, औसत बढ़ जाएगा यहाँ पे 46। अब इनका योग कर लो कितना हो जाएगा, हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, 4, फिर 4×6 = 24 के 4, 4×4 = 16 और 2 18, कितना हो रहा है यहाँ पे 6, 4×2 = 8 और ये हो जाएगा आपका 18। तो ये छात्रों का वजन है, इसमें शिक्षक भी शामिल है एक तो घटा लीजिएगा 1886 में से 18, तो ये शिक्षक का वजन हो जाएगा 86 kg। मुझे लगता है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे 720 रुपये को ए बी सी में अनुपात में बांटना है, विभाजित करना है, तो बी का हिस्सा क्या आएगा। बी का जो है हिस्सा हम लोगों को बताना है। सिंपल तरीके से आप समझ लो कि जो है ए का हिस्सा है 2x, बी का हिस्सा है 3x और सी का हिस्सा है 4x। इन सभी को मिलाकर पैसे कितने बांटने हैं हमें 720। हम क्या कर रहे हैं, हम इन सभी को जोड़ देते हैं, क्योंकि सभी को मिलाकर 720 है तो सबको इधर वाला भी जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 4 7 2 9x हो रहा है, इधर कर रहे नहीं, पैसा तो 720 है। हम यहाँ से 9 के पहाड़े में काट देंगे तो x का वैल्यू 9 8 72 80 रुपये, x का वैल्यू 80 हो रहा है। इसने पूछा किसका है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है 3x, तो 3x का वैल्यू है 80, 8 तरीके 24। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे समय, गति, समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पे कि जो है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, बताइएगा। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। देखिए खंभा खाड़ है अर्थात ट्रेन खुद को ही पार करेगी, ट्रेन की ही दूरी पार करना है, तो समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितना चलना है, जितना ट्रेन का जो है दूरी है, दूरी बटा चाल। चाल कितना है 54 किलोमीटर पर घंटा। ये देखिए किलोमीटर और ये मीटर है, तो किलोमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। 5/18 से गुणा कर दो, 18 × 54, 3 × 5 = 15, 15 से ये 15 कट जाएगा 10 मर्द में, अर्थात 10 सेकेंड का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे
कि जो है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और इनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है। इसमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 33। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है? देखिए, इसके फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है? 72। एलसीएम दिया है 12। यहाँ पे एलसीएम 72, एचसीएफ 12। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या में निकालना है। तो 24 तिया 72, 12 तिया 36 बराबर दूसरी संख्या। आसानी से आपका जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है क्षेत्रफल निकालना। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दिया गया है 21 और 2 चक्कर पूरे करने में यह पहिया कितना दूरी तय करेगी? 2 चक्कर लगाना है। तो देखिए, ये वृत्ताकार है तो इसकी परिधि आपको निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2π का वैल्यू कितना होता है? 22/7। r का वैल्यू कितना है? 21। 7 त्रिका 21, 3 दूना का 6, ये कितना हो गया? 66। ये एक चक्कर का है। 2πr वृत्त की परिधि है, मतलब एक चक्कर है। इसने कहा है भाई साहब 2 चक्कर लगाना है। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। आपके जो राइट उत्तर है, मुझे लगता है आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड प्रश्न है। बोर्डमॉस के नियम से हमें इसको जो है सरल करना है। सबसे पहले देखो, हम अंडर रूट से निकालेंगे। 625 का वर्गमूल होता है 25 भागे 5 गुणे 4 प्लस का 12 और माइनस का 8। तो इसमें क्या आपने पढ़ा है कि सबसे पहले बोर्डमॉस में हम भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो यहाँ से भाग देंगे 5 बचे 25, 25 गुणे 4 प्लस यहाँ से घटा सकते हो, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 बचे 20 और प्लस का 4, 20 4 24 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।